We have a lot of stories for you और खासतौर पे लेट अस बिगिन विद आवर टॉप स्टोरी। आज की जल्दी से आपको बताएं कि कई बार जिस्मानी रिमांड के बाद बिल आखिर मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और एहतसाब अदालत ने नैब के मजीद रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 2 माह से जायद अरसे तक हिरासत में रखने के बावजूद नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ चालान पेश ना कर पाया और नैब के लिए ऑब्वियसली नदामत का मकाम तो डेफिनेटली है। कुछ अरसा पहले डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद तो टीवी प्रोग्राम्स में बड़ी कामयाबियों का दावा भी करते रहे हैं। सुनिए, लिखेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने अरब का। नहीं, अभी जब आप रिमांड ले रहे हैं तो जब रिमांड में आप इस्तदा कर रहा है नैब, उसमें तो ये सारी बातें नहीं कर रहा है। वो तो यही कह रहे हैं कि जी अभी हमें साबित करना है, हमें सबूत मिल सकते हैं। तो रिमांड में तो ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, आपके सबूत मिल गए हैं। आशियाना केस हमारा कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि नवंबर के एंड तक इंशाल्लाह ये कोर्ट में होगा। आप बिल्कुल ज़्यादा परेशान ना हो, आपको हर सवाल का जवाब उसमें मिलेगा। कल शहबाज शरीफ की 7वीं पेशी पर अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और पुलिस का तसादुम भी हुआ, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सिद्दीक ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इक़दाम चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर से तहकीकात का अमल मुतासर होता है। इस केस में शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज साहब से हम मिलेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल आपको जल्दी से बता दें कि शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ हमारे साथ हैं। अमजद परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मियां शहबाज शरीफ पौने 2 माह से नैब की तहवील में ही थे और उनसे मुसलसल तफ्तीश भी की जा रही थी। नैब ने अदालत को क्या बताया कि वो अब भी चालान पेश करने की पोजीशन में क्यों नहीं है, आप हमें ज़रा बताइएगा। देखिए जी, सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ये आशियाना केस है क्या, इसका आपको पता होना चाहिए। आशियाना केस ये है कि आशियाना हाउसिंग स्कीम के सिविल वर्क के लिए एक कंपनी को पहले ठेका दिया गया। वो ठेका एक शिकायत आने पे कि वो ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर दिया गया है, मियाँ साहब के हुक्म पे उस पर एक इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी में बेज़ाब्तगी साबित हो गई, मैटर एंटी करप्शन को चला गया और बोर्ड ने खुद उस मुआहदे को मनसूख कर दिया। इसके 1.5 साल बाद एक पीपीपी मोड में जो है वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उस नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है जो हाईएस्ट बिडर था उसको जो है वो ठेका दे दिया गया। लेकिन वो ठेका भी कामले पाया तकमील को नहीं पहुंच सका और अल्टीमेटली कैंसिल कर दिया गया। वो ठेका अप्रैल 2017 में कैंसिल हुआ। इस वक्त तक किसी भी महकमे के सामने इन दोनों पहले ठेके की कैंसिलेशन और जो दूसरा ठेका है उसके अवार्ड होने के बारे में किसी भी इदारे के सामने कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं थी। अब गुजारिश ये है कि मियाँ साहब को बुलाया, साफ पानी कंपनी में गया, गिरफ्तारी उनकी आशियाना केस में डाली गई। कानून ये है कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले चेयरमैन नैब जो है उसके पास काफ़ी से ज़्यादा उसको मुयस्सर होना चाहिए जो जस्टिफाई करे उनकी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को। उनकी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट से लेके आज तक आशियाना के केस में इंक्वायरी जनवरी 2018 में ऑथोराइज हुई थी। मियाँ साहब पहली दफ़ा जनवरी 2018 में बतौर सीएम पंजाब के नैब के सामने पेश हुए थे और अक्टूबर में इनको गिरफ़्तार किया गया। उन 10 महीनों में भी नैब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ किसी तरह की करप्ट प्रैक्टिस का कोई सबूत नहीं ला सकी थी और गिरफ़्तारी के तकरीबन 64 दिन के बाद भी जब मियाँ साहब को एहतसाब अदालत ने जुडिशल किया है तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो किसी एक धेले की करप्ट प्रैक्टिस या सरकार को नुकसान की बाबत कोई शहादत जो है वो नहीं लाई जा सकी। तो हालात है आशियाना के केस की। नैब अभी तक एहतसाब अदालत में कोई शहादत या चालान पेश नहीं कर सका है, तो फिर आपसे हम आपकी राय जानना चाहेंगे। अब शहबाज शरीफ को जेल भेज दिया गया है, जिस्मानी रिमांड पहले दिया जाता था, अब जुडिशल रिमांड तक बात आ गई है। आप कामयाबी समझते हैं इसे अपनी, या फिर अभी सूरत हाल और मुश्किल मराहल और भी हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है? देखिए जी, हम कामयाबी इस वजह से समझते हैं कि इस मुकदमे में इन 64 डेज़ में मियाँ साहब से ना सिर्फ आशियाना हाउसिंग स्कीम की इन्वेस्टिगेशन की गई है बल्कि उनका लैपटॉप का प्रोजेक्ट हो, वो साफ पानी कंपनी का केस हो, वो उनके असासों का केस हो, वो रमज़ान शुगर मिल के स्लज कैरियर जिसे हम गंदा नाला कहते हैं उसका केस हो। नंबर ऑफ़ केसेस में मियाँ साहब को एट ग्रेट लेंथ इन्वेस्टिगेट किया गया है और इन 64 डेज़ के फिज़िकल रिमांड के पीरियड में सफ़ा मिसल पे एहतसाब अदालत के सामने कोई ऐसी काबिल ज़िक्र शहादत पेश नहीं की गई जो ये जस्टिफाई करती हो कि मियाँ साहब जो हैं वो किसी भी
ऐसे केस में मुलविस हैं जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आता हो। अच्छा अमजद परवेज साहब, आपने कुछ और केसेस की भी बात की है। शहबाज शरीफ पर नैब के दीगर केसेस भी हैं, इनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची, उसकी अपडेट आप दे दें। क्या नैब किसी और केस में चालान पेश करने की पोजीशन में है इस वक्त? देखिए जी, अभी तक तो यही लग रहा है कि नैब जो है वो एक रोविंग इंक्वायरी कर रहा है, फिशिंग हो रही है वहाँ पे, और अभी तक इन 64 डेज़ के अंदर साफ पानी का कंपनी भी एक अरसे से साफ पानी कंपनी का केस भी एक अरसे से नैब के पाना का मैंने अर्ज़ कर दिया जनवरी 2018 से है। असासों के केस को भी एक अरसा हो गया है, नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अभी तक तो कोई काबिल कदर काबिल ज़िक्र शहादत जो कानून मानता हो वो सफ़ा मिसल पे नहीं लाई जा सकी। देखिए, जो नैब का कानून है, इसका जो प्रियम्बल है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ है जिसकी वजह से ये कानून जो है वो इनेक्ट किया गया था, वो बुनियादी तौर पे था रिकवरी ऑफ लूटेड अमाउंट, रिकवरी ऑफ अमाउंट्स जो आपने करप्शन कर प्रैक्टिस से कमाई हो। ये मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं अभी तक तो उनमें कोई ऐसी शहादत नहीं आ सकी जिसमें किसी अमाउंट की रिकवरी इन्वॉल्व हो, किसी करप्शन कर प्रैक्टिस की बात हो, कमीशन किकबैक की बात हो। तो मैं ये समझता हूँ कि बस नैब किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई केस मियाँ साहब के ख़िलाफ़ फाइल करना चाहिए। अब देखते हैं कोई केस ऐसा आएगा तो उसके क्या मेरिट्स हैं और क्या उसके हालात वाक़यात बनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इस केस में शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मुतअद्दिद केसेस के बारे में इस रिमांड के दौरान शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया है, लेकिन नैब अभी तक कोई चालान पेश नहीं कर सका है। और कल हमने आपको एक ताज़ा तरीन खबर दी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जिसमें बताया था कि जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने शहबाज शरीफ के जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे असेंबली इजलास में पेशी के लिए, उसको चैलेंज कर दिया है, उस इक़दाम को चैलेंज कर दिया है। उसी पर इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपने वक्त दिया। आज़िज़ साहब, आपने दरख्वास्त दायर की है कि शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने से नैब की तफ्तीश का अमल मुतासर होता है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, बुनियादी तौर पर बड़ा वाज़े तौर पर है कि नैब के मुतल्लिका सेक्शन के 90 दिन का रिमांड लिया जा सकता है, और ये सवाबदीद या इख्तियार अदालत का है। इन्वेस्टिगेशन के लिए फिजिकल रिमांड के लिए ना, और टाइम लिमिट ये एक्सरसाइज है। इसके दौरान जो रूल 108 नेशनल असेंबली के रूल्स, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते। जहाँ तक जेल जाने के हवाले से वो अलग इशू है। प्रोडक्शन ये बुनियादी तौर पर इन्वेस्टिगेशन में गलत का अमल है। शहबाज शरीफ आगे मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं, पार्टी मीटिंगें करा रहे हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी भी है। और ख़ास तौर पर अब रूल 108 को मैंने चैलेंज किया है कि अगर इसमें इख्तियार भी है प्रोडक्शन देने का, तो ये प्रोडक्शन दौरान तफ्शीश या फिजिकल रिमांड के दौरान नहीं हो सकती है। जेल चले जाएं, उसके दौरान जो आप भी प्रोसेस लेना चाहें। साथ साथ इसके अंदर एक ज़रूरी अमल जो है वो 2 चीज़ें थी। पहले मैं स्पीकर के पास गया था, स्पीकर नेशनल असेंबली के पास, और रूल 31 के तहत शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की इदारों के खिलाफ, नैब के खिलाफ, रूल 31 इस बात की इजाज़त नहीं देता। और आर्टिकल 66 का जो उन्होंने कहा है कि इस्तिस्ना है सब्जेक्ट टू रूल्स। तो बुनियादी तौर पर 2 बातें रखी थी। एक तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के हवाले से बात की थी, दूसरा कहा था कि रूल 31 के साथ जो बातें की हैं वो उन्हें अपने हलफ तोड़ने के हवाले में, और उन्होंने अपना कानून और आइन तोड़ा है, इसलिए उनकी नाअहली किया जा सके। स्पीकर नेशनल असेंबली दोनों दरखास्तें, दोनों मेरी जो मैंने गुजारिशात की थी वो खारिज कर दी। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। बहुत शुक्रिया आपका। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। हमारे वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज आम खबर है, आपको अपडेट करना है। जल्दी से आपको बताएं कि आम इंतखाबात के 95% यानी 95% फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं थे। अंदाज़ा करें आप, ये नई चीज़ एक सामने आई है, और ये दावा इंतखाबात की शफाफियत को जानने वाला इदारा फाफिन कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं। फॉर्म 45 पर हासिल करदा वोट और मुस्तरद वोट दर्ज होते हैं, और जिसकी तस्दीक उम्मीदवारों के नुमाइंदों से कराई जाती है। फाफिन के इंतखाबात 2018 की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आपको अपडेट करें, जिसमें यह बताया गया है कि बलोचिस्तान में फॉर्म 45 पर दस्तखत न होने की शरह 98% यानी 98% रही है। सिंध में अगर आ जाएं तो 97%। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि फाफिन रिपोर्ट से जाहिर होता है कि 53 हलकों में धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, सुनिए। आउट ऑफ 78,000 फॉर्म्स सिर्फ 373 पर पोलिंग एजेंटों के दस्तखत थे, और 4,000 के करीब फॉर्म्स वो थे जिन पर दस्तखत तो थे
लेकिन वो दस्तखत किसी जिन्नाती मखलूक के थे, क्योंकि उसके नीचे पार्टी का नाम नहीं था। और आपको बताएं कि ऑपोजिशन पहले ही इंतखाबी नताइज पर शकूक का इजहार कर रही है और इसके लिए परवेज़ खटक की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की अब ये जिम्मेदारी है कि वो सच सामने लाए और हम इसी पे बात करेंगे। फाफिन के सरबराह सरवर बारी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब। पहले तो ये बता दें कि फॉर्म 45 की अहमियत क्या है और पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत क्यों ज़रूरी हैं इस पर। देखिए जी, पाकिस्तान का जो 2017 का इलेक्शंस एक्ट है उसके तहत जो इलेक्शन के नतायज हैं वो फॉर्म 45 पर तैयार होते हैं और उससे कबल जो है जितने भी इंतखाबात हुए उनमें फॉर्म 14 होता था, यानी कि फॉर्म 14। ये फॉर्म बहुत ही बुनियादी नौइयत का है क्योंकि ये पोलिंग स्टेशन की सतह पर जो वोटर्स हैं वो उम्मीदवारों को कितने वोटर्स ने कितने उम्मीदवारों को कितने वोट दिए, एक एक का उसमें हिसाब लिखा जाता है और इसी फॉर्म की बुनियाद पर ही बिल आखिर हमें पता चलता है कि किस हल्के से किस किस उम्मीदवार को कितने कितने वोट पड़े और वो पोलिंग स्टेशन के लिहाज से हैं। तो इसलिए ये समझिए कि फॉर्म 45 या दुनिया में दूसरी जगहों पर जो पोलिंग स्टेशन पर जो हिसाब किताब होता है ये बुनियादी फॉर्म है और इसके अलावा फॉर्म 46 होता है और 47 होता है जो तैयार करके फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, जिसकी बुनियाद पर फिर नतायज जारी किए जाते हैं। यानी दिस इज़ अ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। तो फिर ये बता दीजिएगा कि इतनी बड़ी तादाद में विच इज़ अलार्मिंग फॉर्म 45 बगैर दस्तखत के हैं, तो सर ये किस चीज़ का इशारा है? इसे बेज़ाब्तगी कहा जाएगा या फिर बात इससे आगे की नज़र आती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें कोई ट्रेंड नहीं है। मसलन एक ही हलके में फॉर्म 45 पर दस्तखत कुछ पोलिंग स्टेशन पर एक जमात की मौजूद है, कहीं पर दूसरी जमात की मौजूद है। कोई ऐसा फॉर्म 45 अभी तक हमारी नज़र से नहीं गुजरा जिस पर किसी के भी दस्तखत ना हो। मेजॉरिटी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्सेप्शन हो, लेकिन बुनियादी तौर पर ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि पोलिंग स्टेशन का रहनुमा सरबराह होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन सब पर दस्तखत करवाए, सारे जो उम्मीदवारों के वहाँ एजेंट होते हैं। लेकिन मामला ये हुआ जो हमारी इतलात हैं कि बहुत सारी जगहों पर जब किसी जमात के पोलिंग एजेंट ने देखा कि उसकी जमात हार रही है तो हमें बताया गया है कि लोग छोड़कर चले गए और वो वहाँ से बाहर चले गए, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। लेकिन ऐसे फॉर्म ना होने के बराबर हैं जिन पर जो है किसी का भी दस्तखत, किसी न किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत वहाँ मौजूद है। अच्छा बारी साहब, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन आपकी जो ये रिपोर्ट जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे हैं इसकी तरदीद कर रही है, तो क्या फिर भी आप अपने आदाद व शुमार पर कायम रहेंगे? नहीं, आपका सवाल मुझे लगता है पूरा नहीं है, क्योंकि कौन से इलेक्शन कमीशन से तो हमें कोई तस्दीक नहीं चाहिए। बुनियादी बात यह है कि कौन सा हमारा जो आदाद शुमार है जिससे वो मुत्तफिक नहीं है। लेकिन मजमूई तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ने हमारी रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लिया है और उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लिखा है और उन्होंने कहा है कि फाफिन की जो फाइंडिंग्स हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए अपने अमल को आइंदा के लिए बेहतर करें। और अगर कोई बाई इलेक्शन आने आगे जो है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले, तो इलेक्शन कमीशन ने तो उसको पॉजिटिवली लिया है, जो कि एक खुश आइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले भी 2013 के बाद भी और अब भी 2018 के इंतखाबात के बाद हमारी रिपोर्ट को संजीदगी से लिया है और उसमें जो है बेहतरी लाने के लिए जो है वो कोशिश करने हमारे साथ बात भी करने को तैयार है वो, और हमारी मुलाकातें भी हुई हैं कुछ, ताकि इनको हम आगे बढ़ा। अच्छा सरवर बारी साहब, ऑल्दो आप कह रहे हैं कि कोई फॉर्म ऐसा नहीं है जिस पे किसी के भी दस्तखत ना हो, किसी ना किसी एजेंट के दस्तखत हैं, चाहे वो हारने वाली पार्टी का हो, जीतने वाली पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, लेकिन फिर भी ज़ाहिर मामला है तो सीरियस। आप क्या समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो कमेटी बनी है, पार्लिमानी कमेटी जो इंतखाबी अमल की तफ्तीश कर रही है, वो भी इस सारे इशू का जायज़ा ले? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो बहुत सारी सियासी जमातों ने हमारी जो रिपोर्ट अभी हमने जारी की है चंद दिन पहले, उसके ऊपर तबसरा किया है। कुछ ने अपने जो है वो रिजर्वेशन भी की है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, हमने भी सीखना है।
जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो हमें फीडबैक आ रही है, इमरान खान साहब ने अपनी एक टीवी एंकर्स के साथ गुफ्तगू में फाफन की रिपोर्ट की तारीफ़ की है। ताज हैदर साहब ने कराची में फाफन की रिपोर्ट के ऊपर तबसरा किया है, इसी तरह PMLN ने किया है। तो जो भी फीडबैक आ रही है, हम समझते हैं कि उसका मतलब ये है कि हमारी रिपोर्ट को तमाम स्टेक होल्डर जो है ना अहमियत दे रहे हैं, और हम उनकी जो तनकीद है या फीडबैक है हमारे लिए वो बहुत अहम है, और हम उसके बारे में उनकी राय को अहमियत देकर उसके मुताबिक जो है चीज़ों को हम भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक्सप्लेन करने का। फाफिन के सरवर बारी हमारे साथ है, और बहुत ही बिग एक्सप्लोसिव किस्म की मैं कहूँगी कि इन्होंने ये बात की है कि 95% जो फॉर्म्स थे वो साइंड नहीं थे उसमें। अच्छा, बेज़ाब्तगी हो सकती है वैसे। एट द सेम टाइम हुमा उन्होंने ये क्लियर किया है कि कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं था जिस पे दस्तखत बिल्कुल ही नहीं थे। बहुत से इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ कि जो जमात हार रही है उनके पोलिंग एजेंट्स वहाँ से उठ के चले गए, तो उनके दस्तखत नहीं हो सके। तो फिर भी मतलब बेसिकली कहने का उनका मतलब था कि वो इनकम्प्लीट थे, वो कंप्लीट नहीं फॉर्म से। इसी पे हमने जरा मजीद बात करनी है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नदीम कासिम साहब हमारे साथ हैं। नदीम कासिम साहब, आपने भी बात सुन ली होगी। फाफिन के मुताबिक 95% 95% फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत के बगैर हैं। इलेक्शन कमीशन के पास क्या नंबर्स हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो फाफिन की फाइनल रिपोर्ट है, ये 30 नवंबर को फाफिन की तरफ से इसको लॉन्च किया गया, और ये जो स्टेटमेंट है उस मेन जो रिपोर्ट है फाइनल, उसमें इस पॉइंट को कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। अब ये जो स्टेटमेंट आ रही है कि फॉर्म 45 पे 95% पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं है, ये एक की तरफ से सप्लीमेंट्री प्रेस स्टेटमेंट की शक्ल में सामने आई है। इस पे तो वो बेहतर बता सकते हैं कि इसके मुहरकात क्या हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि फार्म 45 पे पोलिंग एजेंट्स के जो हैं वो सिग्नेचर मौजूद नहीं है, तो इसको अगर आप देखें तो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 90 उसका जो सब सेक्शन 12 है उसमें ये लिखा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब रिज़ल्ट कंपाइल करेगा तो वो वहाँ पे मौजूद जो पोलिंग एजेंट हैं उनसे सिग्नेचर लेगा। उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं उस सेक्शन में, अगर आप देखें तो एज मे बी प्रेजेंट, और अगला जो उसका क्लाज है वो ये है कि ये इसलिए है कि ताकि उनकी प्रेजेंस ये शो करेगी कि ये जो प्रोसेस किया गया है, ये काउंटिंग का अमल जो किया गया है, पोलिंग एजेंट्स या इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट मौजूद थे। आप भी हाजिर होने और ना होने वाले मामले को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बताइएगा सर कि फॉर्म 45 को इलेक्शन कमीशन इतना अहम समझता नहीं है और इसका इजहार भी अक्सर किया जाता है, लेकिन दुनिया भर में ज़ाहिर है इस फॉर्म की अहमियत है। तो क्या इंतखाबी अमल को बेहतर बनाने के लिए इस फॉर्म को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है? अगली मरतबा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए जाएँ कि भाई सारे पोलिंग एजेंट्स का इस फॉर्म पर दस्तखत करना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस फार्म की अहमियत से आगाह है, और हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन की रिज़ल्ट का जो प्रोसेस है उसकी टेबुलेशन के हवाले से ये बुनियादी डॉक्यूमेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसी वजह से, अगर आप कंपेयर करें 2013 में जो फार्म 14 इस्तेमाल हुआ था और अभी जो फार्म 45 इस्तेमाल हुआ है, उसको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स 2017 में इसको आसान फहम बनाया। उसके बाद फिर इतनी कंप्रीहेंसिव ट्रेनिंग जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की करवाई गई, और ये ट्रेनिंग जो है ये 2 दिन पर मुहित है, और इस ट्रेनिंग का जो फोकल पॉइंट है वो ये था कि एक ये इस रिज़ल्ट को, इस फार्म को फिल कैसे करना है, और उसके बाद जो रिकॉर्ड है उसको किस तरह कंसाइन कराने के लिए हमने पैकिंग किस तरह करनी है। तो 2 दिन की कंप्रीहेंसिव ट्रेनिंग देने का मतलब ये था कि आप इस फार्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अवेयरनेस मिले, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो इरेगुलरिटी। अच्छा, एक और चलें, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, और इस पे क्या ऑपोजिशन करेगी वो तो हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। लेकिन आप ये बताइएगा कि इलेक्शन के दिन का एक और मसला भी था, वो था नताइज की तरसील के ऑनलाइन निज़ाम का बैठ जाना। तो इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, ये आप हमें ज़रा अपडेट कर दें। क्या किसी को आपने जिम्मेदार ठहराया है, कुछ इसके भी आगे बात बढ़ी है? ये आपके इल्म में भी बात है कि
इस इलेक्शन की जो धांधली की बात हो रही है या रिगिंग की जो बात हो रही है, उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तश्कील दी जा चुकी है, जिसके इस स्टेज पे TOR बन रहे हैं। तो ये धांधली का जो अमल है, RTS का प्रॉपरली वर्क ना करना, ये भी उसी का एलिमेंट है। और जब ये कमेटी अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगी तो उस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं इनका तयन होगा और उसके बाद ये कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट आएगी। इसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर क्लियर करूँगा कि इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेस को फ्री और ट्रांसपेरेंट करने के लिए बहुत सारे इक़दाम पोलिंग डे के हवाले से करता है, तो जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन ऐसी होती हैं जो पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, कैंडिडेट की मौजूदगी में या जो उनके इलेक्शन एजेंट हैं उनकी मौजूदगी में करना होते हैं। लेकिन अगर वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो सेक्शन 235 को अगर आप देखें तो उसमें बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि उनकी गैर मौजूदगी में किया गया कोई काम भी है जो है वो इनवैलिडेट नहीं होगा अगर वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस जो इलेक्शन का है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हुआ। और फैफन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उन्होंने 96% ये कहा है कि ये रिज़ल्ट जो है फॉर्म 45 बिल्कुल वही हैं जो पोलिंग स्टेशन पे थे पिरारो के, और अब ECP की वेबसाइट पर भी। बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया। नदीम कासिम साहब, इलेक्शन एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन आपको क्या लगता है बात यहीं तक रह जाएगी? आई गेस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगली दफ़ा पिछली दफ़ा से इस मरतबा बेहतरी लाने की कोशिश की, अगली दफ़ा इस मरतबा से बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। अगर ऑपोजिशन ने ये बात जाने दी तो अगली दफ़ा, वरना तो इसी दफ़ा ही कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाएगा। क्रिकेट की बात कर लें? नहीं, क्रिकेट की बात हम अगले घंटे में कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा तफसील से करनी है। आपके मुताबिक नहीं जा रहा ना? हाँ, क्योंकि बस ठीक है, हश कर देते हैं उसे। मलाला के लिए एक और एजाज़, क्या क्या एजाज़ात ला रही हैं ये पाकिस्तान के लिए। वादी सवात से ताल्लुक़ रखने वाली नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई को लड़कियों की तालीम और फ़रोग़ और इसकी हौसला अफजाई पर बाहिम्मत और इसकी बाहिम्मत क़यादत पर हार्वर्ड अवार्ड फॉर एक्टिविज़म से नवाजा गया है। और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के मुताबिक मलाला यूसुफजई जो बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, उनको अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर कैम्ब्रिज में ग्लाइड्समैन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये होगा, अभी तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, बट इट हैज़ टू बी डन। और मैं और अब्दुल्ला सिर्फ ये सोच रहे थे कि मलाला के पास कितने अवार्ड्स होंगे, पूरा घर भर सकता है। ऑलरेडी आपको बता दें कि इस घंटे में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो ये है कि आपको पता है ना कि कराची का एक कल्चर है, चाय खाने का एक कल्चर है। और रात को जब सारे लोग थक जाते हैं, निकल जाते हैं अपने ऑफिस, दे वांट टू रिलैक्स, दे वांट टू अनवाइंड, तो फिर वो किसी चाय के ढाबे पे जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं दोस्तों के साथ। और ये होता है थोड़ा सा लेटर इन द नाइट, मे बी लेट्स से 11-12 Because most of the people in Karachi do not work from 9 to 5। यहाँ पर कारोबारी अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी रात 5 बजे, शाम 5 बजे किसी को छुट्टी नहीं होती, वहाँ से भी आते आते लोगों को 8-9 बज जाते हैं। एज इट इज रिलैक्स करने का, अनवाइंड करने का टाइम होता ही लेटर इन द नाइट है और ये कराची का कल्चर है। दैट इज हाउ इट हैज बीन फॉर इयर्स। अब कहा यह जा रहा है कि जी चाय खाने जो हैं अब वो रात को 12 बजे उनको अपना कारोबार बंद करना है, एक्चुअली व्हेन दे स्टार्ट द कारोबार। अब ये ऐसा टॉपिक है जिस पे कराची वाले बड़े ही क्या कहूँगी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट, एटलीस्ट ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने के कैसे आप लोग कर सकते हैं, इस पे हमने तफसीलन बात करनी है इस घंटे में। और इस पे वो लोग जिनके कारोबार हैं, सिर्फ वो लोग आवाज नहीं उठा रहे, सिर्फ वो लोग परेशान नहीं है। एक्चुअली जो लोग यहाँ पर जाकर एंटरटेन हुआ करते थे, सस्ती एंटरटेनमेंट उन्हें मिलती थी, 50, 100, 70 रुपए का चाय का कप, वो ज्यादा परेशान है। साथ ही इब्तिदा में ये क्लियर कर दें कि मेरा जाती भी एक चाय का ढाबा है, ताकि इसमें कोई इबहम ना रहे कि हमने ये मौजू क्यों छेड़ा। ऑल्दो इस मौजू को डिस्कस करने में हमारा कोई किरदार, मेरा कोई जाती किरदार नहीं था, ये आप लोगों का फीडबैक आया, उसकी बिना पर हम आपको पता है मुख्तलिफ मौजूआत, मुख्तलिफ इशूज को ज़ेरे बहस लाते हैं। स्कूल फीसों की बात हो जाए, कितनी बातें हो जाएं जो आप हमें बताते हैं, आप हमें ट्वीट करते हैं, देन वी टॉक अबाउट इट। और ये तो ऐसा है, ये कराची के कल्चर से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो लिहाजा एंड बीइंग एसोसिएटेड ये वाजे कर दें कि वी आर बीइंग सिवियरली अफेक्टेड। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड भी बता दें और फिर हमारे पास गेस्ट भी हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कराची के इलाकों, डिफेंस और क्लिफ्टन के दुकानदारों और चाय खाना मालकान को रात 12 बजे हर सूरत कारोबार बंद करने की हिदायत की गई है। और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से इस बारे में अमली इक़दाम देखने में आए भी हैं। आपको जल्दी से बताएं कि लाउड स्पीकर्स पर दुकानदारों के साथ साथ शहरियों को भी बताया गया है, उनको वार्न किया गया है कि वो रात गए तक चाय खानों पर बैठने से गुरेज करें। और इसी तरह खाली प्लॉट्स और फुटपाथों पर कारोबार करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है।
और ना सिर्फ ये सोशलाइजिंग की जगह है बल्कि लोगों को अपने डिप्रेशन और अपनी परेशानियां वेंट आउट करने का भी एक अच्छा स्पॉट होता है, अच्छा मकाम होता है। और साथ ही हमने ये देखा कि बहुत सी खवातीन इस कारोबार से मुंसलिक हुई। वो खवातीन जो सारी उम्र सिर्फ सोचा करती थी कि हमने जिंदगी में कुछ करना है, उन्हें ये एक आउटलेट नजर आया कि वो अपने घर पे कुछ बनाएं और यहाँ पर बेचना शुरू कर दें, और उन्होंने ये किया। एंड नाउ दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो लिहाजा वन ऑफ देम इज विद अस, शी इज आवर गेस्ट टुडे, और ये हैं, इनका नाम है शनीला अवान और प्रेस सेक्रेटरी डिफेंस फूड एसोसिएशन एंड आल्सो द ओनर ऑफ ए चाय शाय। अच्छा जी, और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस इलाके के एमपीए शहजाद कुरैशी साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप यहाँ के रिहायशियों के नुमाइंदे हैं, तो इन ढाबों से एंटरटेन होने लोग इन इलाकों से तो आते हैं लेकिन बाकी शहर से भी आते हैं। क्या वजह बनी ये इक़दामात उठाने की, इतने सख्त एक्शन की? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे मेरा मौका पेश करने के लिए ऑनलाइन लिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नो डाउट इससे किसी को कोई कहना चाहिए एतराज़ नहीं है कि ये कराची की सकाफत का हिस्सा है। ये बहुत अच्छा था कि लोग देर तक लोग रात को बैठते सब कुछ करते थे, लेकिन जो हमें लोगों से ये शिकायत आई कि ट्रैफिक प्रॉब्लम और उसके अलावा जो रिहायशी एरियाज सामने पड़ते थे, ये चाय खाने पड़ते थे, उनको थोड़ी तकलीफ। तो अगर मेरा ये ख्याल है कि अगर उनकी ये तकलीफ दूर कर ली जाए और विन विन सिचुएशन हो कि ये चाय खाने वाले या ये जो भी आप लोग की चाय एसोसिएशन है ये ताउन करे और रेजिडेंट्स को परेशानी ना हो, तो फिर इसको खोलने में कोई हर्ज नहीं है और इसको चलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा शहजाद साहब बड़ा अच्छा आपने ऑलरेडी बता दिया कि रीजन क्या है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांटेड टू नो कि क्या रीजन है। लेकिन ये रीजन जो आप दे रहे हैं ये बड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि हमें जो ट्विटर के थ्रू और ऑब्वियसली सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनके थ्रू जो बताया जा रहा है, तो उस पर तो लोग बड़े नाराज हैं इस चीज से कि इनको बंद किया जा रहा है। इसलिए यहाँ तो एक डिवीजन ऑलरेडी आ गई। शनीला हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पता करते हैं। शनीला, आपका भी अपना ढाबा है, आपको क्या कहा गया कि बस 12 बजे बंद कर दिया जाएगा? लोगों ने आपको फीडबैक क्या दिया? और यूजुअली सुनीला आप ये भी बताइएगा कि ये काम स्टार्ट कितने बजे से होता है, कितने बजे लोग आना शुरू होते हैं? पूरा ऑपरेशन जो ये काम स्टार्ट होता है ये 5 बजे ऑनवर्ड होता है, क्योंकि इतनी तपती धूप में कोई भी बाहर आकर बैठकर चाय पी नहीं सकता। तो 5 बजे हम लोग स्टार्ट करते हैं या 6 बजे सब अपने फ्लोर, एंड देन वी गो ऑन अंटिल लेट एट नाइट। बट अब जो नोटिसेज और ये जो आके गाड़ियों के साथ आकर और उन्होंने कस्टमर्स उठाना शुरू किया, कस्टमर से बदतमीजी शुरू की कि 12 बजे आपके फ्लोर पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज, नो चेयर्स, नो कस्टमर्स। अगर कोई कस्टमर बैठा है तो वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। आज क्यों 12 बजे बंद करना? आपका जो रश आवर जो होता है जिसमें ज्यादातर लोग आते हैं, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग यू नो कि अब हमारा बिजनेस जो है वो एक ऑब्वियसली हर बिजनेसमैन को पता होता है, तो वो टाइम कब स्टार्ट होता है? यूजुअली पीपल स्टार्ट कमिंग आफ्टर 10:30। वो हमारा पीक आवर होता है जो कि 1 या 1:30 बजे तक जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज, अपने ऑफिसेज में है, लोग लेट फ्री होते हैं 8, 8:30, उसके बाद घर जाके थोड़ा रिलैक्स करके देन दे वांट टू कम एंड हैव अ कप ऑफ टी एंड सिट विद देयर फ्रेंड्स, वेंट आउट, अपनी जो भी दिन का स्ट्रेस है वो निकालते हैं। अगर आप ये चीज़ भी उनसे बंद कर लेंगे, वुड यू बी एबल टू गो टू ऑल दीज हाई एंड रेस्टोरेंट्स डेली एंड सिट देयर? बिल्कुल, इस पे कोई बहस नहीं है शनीला कि एक सस्ती एंटरटेनमेंट है। सो 10:30 के बाद जब लोग आना शुरू होते हैं, 11 बजे एक्चुअली लोगों का रश पड़ता है, और 11 बजे से 12 बजे तक कारोबार करने की गुंजाइश का मतलब ये है कि आप 11:30 बजे 30 मिनट बाद ही किसी को कहना शुरू कर दें कि आप प्लीज ये जगह छोड़कर अपने घर चले जाएं। दैट डज नॉट सीम प्रैक्टिकल एज वेल। बिल्कुल, चूंकि हमें पाकिस्तान के और भी शहरों से लोग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर और एक एक्सप्लेनेशन दे दूं कि चाय खाना कराची का बड़ा ही इनग्रेन्ड कल्चर है। रातों को जाना, यहाँ हवा चलती है, मौसम ज़रा अच्छा होता है, ऑब्वियसली बहुत कम एंटरटेनमेंट एवेन्यूज़ हैं, इसलिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कराची के कल्चर का हिस्सा है और लोग बड़े अरसे से यहाँ जा रहे हैं। शहजाद साहब से हम बात करते हैं। शहजाद साहब ये बताइएगा, हम कल्चर की बात कर रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, फिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। अब इन महदूद औकात कार में तो ये कारोबार चलाना तकरीबन नामुमकिन है। या तो ये कह दिया जाए कि आप बंद कर दें, या ये कह दिया जाए 12 बजे तक आप बंद कर दें। ये तकरीबन एक ही बात है। कुछ रिलीफ, कोई विन विन सिचुएशन बनाने के लिए जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, आपने फैसला साजों से बात की है, आप किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? सीबीसी के सीईओ से भी बात की है मैंने। आप लोगों की ये लोग की एसोसिएशन है चाय वालों की, चाय खाना, उसकी तो
बात की है। मेरा सेकेंड सिर्फ मेरा एज अ पब्लिक नुमाइंदे ये है कि आम आवाम को तकलीफ ना हो, कि उसकी वजह ये लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, लेकिन जिनके घर सामने उनको तकलीफ है। तो लेकिन ये एक कल्चर है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है, इसे भी हमें संभालना है। फुटपाथ पे और ग्रीन बेल्ट पे आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी ऑर्डर है कि वहां पर कुर्सियां या कोई भी पथारे या कोई भी इस तरह की इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा ये एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है, इसको हम इस तरह से लेके चल सकते हैं कि आवाम को भी, जो वहाँ के रहायशी है उनको भी तकलीफ हो, और ये जो आवाम दूर दूर से यहाँ पर आती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आउट ऑफ कराची लोग आते हैं कि यार ये चाय खाना है रात को बैठने के लिए, और फैमिली बैठती है, सारे फ्रेंड्स बैठते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी एक विन विन सिचुएशन निकाल लेनी चाहिए। मैंने आप लोगों को, मैंने एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने सीबीसी से भी रिक्वेस्ट की है कि आपस में बैठ के कोई ऐसा विन विन सिचुएशन निकाल ली जाए जिससे ये चाय खाना आबाद भी रहें। कराची में एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है, ये जो नाइट कल्चर के लोग बैठ के चाय पीते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग रहे, जारी और सारी रहे, और शहर की खूबसूरती भी मुतासिर ना हो। अच्छा शहजाद साहब हमारे साथ हैं अभी, मगर अभी उनकी तरफ आएंगे, और शनिला भी हमारे साथ हैं। ये बताइएगा शनिला कि अब विन विन सिचुएशन निकालने के लिए आप लोगों की क्या सजेशंस हैं? जो मीटिंग हुई है उसमें कोई बात बनी, उसमें क्या सजेशंस सामने आई हैं? वी वेंट टू सीबीसी, उनके सीईओ साहब से हमारी बहुत अच्छी मीटिंग रही। हमने उनके आगे अपनी कुछ पॉइंट्स रखे कि जिसमें से 12 बजे से हमें थोड़ा सा लीनियंट वो कर दें, और इसके अलावा जो पार्किंग इश्यूज कितने बजे तक, फॉर इंस्टेंस अगर आप 1 बजे तक कह रही हैं, या तो कितने बजे तक आप कह रहे हैं? कि हमें वीकडेज में 1 बजे तक एंड वीकेंड्स पे 2 बजे तक की परमिशन दी जाए, बिकॉज एवरीबडी, अक्सर लोग शादियों से फ्री होकर जो है वीकेंड पर आ रहे होते हैं विद फैमिलीज। और जो दूसरी बात इन्होंने कही कि रेजिडेंट्स को इशू होता है पार्किंग एंड एवरीथिंग का, वी ऑलरेडी हैव अ वैले सर्विस इन प्लेस, मगर हम लोग उस पर भी बैठ के, आज हम लोग उस पर भी बैठ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट द प्लान कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो आगे चलकर इस बात पे। और जो भी कॉपरेशन हमारी एंड से, हम पूरी चाहे जो एसोसिएशन है उनकी एंड से जो भी कॉपरेशन ज़रूरी होगी वो हम बिल्कुल उनके साथ तैयार हैं करने के लिए। बट अगर वो ये रूल ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारे साथ वी आर दी, ये बहुत सारे लोगों के लिए ये ब्रेड अर्नर सिचुएशन है, और हमारे साथ बहुत सारे वेंडर्स एसोसिएटेड हैं जिनके घर भी इसी बेस पे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो वो हम नहीं चाहते कि हमारा ये बिजनेस जो है वो इस तरह से। अच्छा शनीला, आप तो एक फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रही हैं, आई विल टॉक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू जो कि ऑब्वियसली आई एम द काइंड ऑफ कस्टमर जो कि इस चाय खाने पे, इन चाय खानों पे जाते हैं। शहजाद साहब आपसे पूछना चाहूंगी, ऑब्वियसली देखें आउटिंग के कितने कम एवेन्यूज हैं इधर। शहजाद साहब मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप भी, बल्कि पहले मुझे बता दें कि आप भी जाते होंगे यकीनन, बिकॉज जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन लिविंग इन कराची। तो चाय खाने पे रात को दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और क्या आउटिंग हो सकती है, यही तो एक है। तो आप तो जाते होंगे ना? बिल्कुल जी, मैं तो बिल्कुल जाता हूँ, फैमिली के साथ जाता हूँ। मेरा ख्याल है पहली प्लेसेस मैंने देखी कि जहाँ मैं फैमिली के साथ बैठ के होटल पे चाय पी सकता हूँ। वरना आपको पता है हमारे बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। एज अ वुमन मैं ये भी कह दूं कि बड़ी आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग होती है कि आप बड़े सिक्योर स्पेस में जाके, आई मीन इट इज रन बाय पीपल हु आर ट्रस्टवर्दी, मतलब खवातीन भी चला रही हैं। एक एग्जांपल हमने आपको सामने दे दिया है। शहजाद साहब मेरा सिर्फ ये सवाल है कि ये नोटिस, ये वार्निंग्स के 12 बजे बंद कर दें, कुर्सियां भी उठा के ले के जा रहे हैं, इस किस्म की चीजें हो रही हैं, वुडंट इट हैव बीन बेटर कि अगर ये सब कुछ करने से पहले बैठ के इस एसोसिएशन के साथ बैठ के, चाय ढाबा एसोसिएशन, इन सारों के साथ बैठ के कोई लाहे अमल कायम किया जाता, कोई स्टैंडर्ड्स कायम किए जाते, पहले बात हो जाती और उसके बाद फिर वार्निंग्स दी जाती या कुछ किया जाता? पहले वार्निंग तो 1 हफ्ता पहले दी गई होगी, लेकिन ऑब्वियसली आप सही कह रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि इनकी इतनी अच्छी एसोसिएशन है। और मैं तो जब इन लोगों से मिला मुझे खुशी भी हुई कि दे आर वेरी एजुकेटेड और ये बात को समझते हैं और ये कॉपरेशन करने को भी तैयार हैं। तो मैं यही कहूँगा, मैंने सीबीसी से भी रिक्वेस्ट की थी, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। शायद आप शनीला से भी पूछ सकते हैं, जो भी, सॉरी खातून मैं नाम हो सकता है भूल रहा हूँ, आप पूछ लें कि मैं इनके साथ गया हूँ। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि मैं पब्लिक नुमाइंदा हूँ, मुझे आवाम के वोटों से मैं मुंतखब हुआ हूँ, तो मुझे दोनों की चीज़ों को देखना है ताकि ये कारोबार भी चलता रहे और आम आवाम को तकलीफ भी ना हो। चलो कुछ सजेशंस हैं जो आप कह रहे हैं कि मीटिंग में रखी गई है। शनिला, कोई बात जो आप कहना चाहती हैं? लास्टली यू हैव 30 सेकंड्स। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सीबीसी से एंड ऑल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, उन सब से कि इसको अगर स्पीडी वे में आप इसको डील कर सकें, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारा एक कारोबार नहीं, हमारे घर चलाने के ज़रिए भी हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के लिए ये जो एक हमने एक अच्छी एंटरटेनमेंट है वो हम बंद करें। हम इसका हल जल्द से जल्द चाहते हैं। तो वी वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप इसका नोटिस
इंटरेस्ट लें और हमारे साथ बैठें। व्हाट यू रिक्वायर फ्रॉम अस, हम उस पर भी बात करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका शनिला और शहजाद कुरैशी साहब हमारे। सो कहने का मकसद ये है कि जो भी नुमाइंदगान हैं, जो भी बोर्ड मीटिंग होनी है वो जल्द से जल्द हो ताकि इस मसले का हल निकले, और ये लोग भी ताबुन करने के लिए तैयार हैं। बाकी जो ओहदेदारान हैं वो भी लचक दिखाएं तो ये मसला रिजॉल्वेबल है। आई गेस बिल्कुल, होपफुली हमें तो यही लग रहा है कि एवरीबडी सीम्स टू बी इन एग्रीमेंट, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अच्छा जी, अब्दुल्ला जो आज बोल रहे हैं ना, मैं जल्दी से आपको बता दूंगी, कल इन्होंने अपना रूट कनाल, अभी जल्दी से मुंह क्यों पकड़ लिए, 1.5 घंटे से लोग देख रहे हैं दैट यू बीन फाइन, लेकिन रूट कनाल कराया है। तो इनका मुझे ब्रेक में ये कहना था कि आज मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, कि हम तकलीफ में हो, दर्द में हो, मुंह मेरा थोड़ा सा ना सुन था, ऐसे इसलिए शुरू में ना मैं कर रहा था। नहीं, आप बोल रहे थे ठीक ठाक। ये कहते हैं आज मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा, शुक्र है ज्यादा बोला नहीं जा रहा। अच्छा जी, आबिदी साहब हमारे साथ हैं और आप लोगों के सवाल हैं जो आबिदी साहब के लिए हमने रखे हैं, सीनियर करियर काउंसलर। आबिदी साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग आउट सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर। आबिदी साहब, आज जो सवाल है वो बड़ा मासूमाना सा सवाल है वैसे तो मैं कहूँगी, क्योंकि पूछा ये गया है कि बैरून मुल्क स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए बेहतरीन तालीमी रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। भाई इसका जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी पूछा गया है कि कोई गैर निसाबी सरगर्मियों यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई वॉलंटियर वर्क, ये सब कुछ भी इफेक्ट करता है आपको बाहर स्कॉलरशिप मिलने के लिए? इसका जवाब दोनों तरह से है, यस और नो। यस, मेरिट स्कॉलरशिप्स ज़्यादा होती हैं और अगर आपके पास अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है तो आपके स्कॉलरशिप मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और इवन पाकिस्तान में भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो जनरली एज अ होल आपको देखती हैं, यानी बेसिकली आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपने जो है वो क्या कुछ किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इसी तरह कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर दी जाती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ थोड़ा बहुत खेलते हो। आपने यानी हाई परफॉर्मर होना चाहिए, आपको हाई अचीवर होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो सीनियर लेवल पर आप क्रिकेट खेलते हैं, स्विमर हैं, फुटबॉलर हैं, डिबेटर हैं, जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें आपको एक लेवल पर अपने आप को प्रूफ करना है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि खाली मेरिट के ऊपर या अच्छा तालीमी रिकॉर्ड ही आपको स्कॉलरशिप दिला सकता है। ओके, आबिदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और इस हफ्ते इनकी आबिदी साहब की मुलाकात भी तो हुई है आर्मी चीफ के साथ। जनाब बिल्कुल, आर्मी चीफ से आबिदी साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने तालीम के फ़रोग और किस तरह से पाकिस्तान में यकसा निसाब और तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं उनको फ़रोग दिया जा सकता है, उनमें बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर तफसीली गुफ्तगू भी की है। सो आबिदी साहब इज़ गोइंग प्लेसेस। एब्सोल्युटली, तो हमने कहा कि हम जल्दी से, क्योंकि ऑब्वियसली इतने व्यूअर्स देखते रहते हैं आबिदी साहब को फसों में नहीं है, तो हमने कहा तस्वीर जल्दी से दिखा दें। और जी अगली खबर जिसके बारे में ऑब्वियसली कल से यही बात हो रही है, इमरान खान हुकूमत बनने से पहले से ये कहते आए हैं कि उनकी पार्टी के किसी भी फ़र्द का नाम किसी केस से जुड़ा हुआ तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेगा। और अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब भी इसी पॉलिसी के तहत नहीं बनाया गया था। वज़ीर आज़म ने बाबर ऐवान को पार्लिमानी अमूर का मुशीर बनाया, लेकिन जैसे ही नैब ने उनके खिलाफ नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का रेफरेंस खोला तो बाबर अवान मुस्ताफी हो गए और अब भी यही हुआ है। किस तरह? जनाब वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस मरतबा है उनकी बारी। आजम सवाती का मामला तब उठा जब आज इस्लामाबाद के अचानक तबादले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। सामने ये आया कि इसके पीछे तनाज़ा था और आजम सवाती के डेरे में भैंसों के घुसने का ये सारा मामला था जो IG के तबादले तक पहुंचा। JIT बनी और आजम सवाती कसूरवार निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा। और कल बिलाखिर सवाती साहब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अपना इस्तीफ़ा दे दिया, जो मंजूर भी कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों मुस्ताफ़ी वज़रा सियासी वफादारियाँ बदल कर PTI का हिस्सा बने थे। ज़रा इसी पे हम मज़ीद बात भी करते हैं और एक्चुअली हुआ क्या ज़रा ये भी पूछ लेते हैं। सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी हमारे साथ है। साफ़ी साहब, JIT रिपोर्ट सामने आने के बाद आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने
खुद मुनासिब समझा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, या फिर उनसे इस्तीफ़े का तकाजा किया गया था? ये तो मेरे ख्याल में अब आज़म स्वाति साहब की मजबूरी बन गई। वजह उसकी ये है कि आज़म स्वाति साहब के मामलात नाकाबिल तसव्वुर हद तक वो गनावने हैं। वो उनका नाम का स्कैंडल अब आ गया है मंजर आम पे JIT में, कि पहले नाम उनका कुछ और था, बाद में उन्होंने अपने आप को आज़म स्वाति के नाम से मशहूर किया था। इसी तरह अमेरिका में उनके फ्रॉड पहले मुझ जैसे लोगों को, इमरान खान साहब जैसे लोगों को तो मालूम थे, लेकिन अब वो पब्लिक में भी आ गए हैं। फिर ये कि JIT ने जो रिपोर्ट पेश इन कोर्ट में, उसमें ये भी पता चल गया कि उन्होंने सरकारी ज़मीनों पे भी कब्ज़े किए। ये भी पता चला कि उस बाजौड़ी ख़ानदान पे उन्होंने जुल्म किया, उनके चादर दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया। फिर पुलिस को नाजायज़ इस्तेमाल किया, FIR उनका हक़ था, वो उन्होंने नहीं किया, इनके ख़िलाफ़ FIR नहीं हुआ, उल्टा उन मज़लूमों को, उन ख़वातीन को जेल में डाला। फिर ये कि उसमें इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ और उनके कारोबारों के मामलात भी अब सामने आ गए। और अगर थोड़ा सा कोर्ट इस मामले पे तहकीक करे तो ये भी पता चल जाएगा कि PTI में उनको लाने, फिर सूबाई सदर बनाने के पीछे भी असल में उनकी यही दौलत कारफरमा थी। तो ये मामला जितना भी तूल पकड़ेगा, उतने ही आज़म स्वाति के भी मज़ीद इसी तरह के फ्रॉड सामने आएंगे, और फिर इमरान खान साहब और उनके मामलात भी सामने आएंगे। इसलिए मेरे ख़्याल में उन्होंने वक्ती तौर पर इस मामले को खामोश करने के लिए मजबूरन इस्तीफ़ा में आफ़ियत समझी। ऑल राइट, आपने कहा कि मामले को दबाने के लिए इस्तीफ़ा दिया गया है। साहब हुकूमत के पहले 108 दिनों की बात करें तो इसमें बाबर अवान के बाद अब आज़म स्वाति साहब का इस्तीफ़ा आया है। मुकद्दमात होने की सूरत में इक़्तिदार से अलहदगी तो अखलाकी तौर पर अच्छी बात है। इमरान खान बार बार इसका तस्करा भी करते रहे, इस पर PTI की तारीफ़ तो होनी चाहिए सर। नहीं, वैसे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तारीफ़ें जिसने करनी है वो तो वैसे भी कर रहे हैं, और आज भी उनके तारीफ़ें करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन अगर मुकद्दमात की बुनियाद पे और अखलाकी बुनियादों पे इन लोगों ने ऐसा कुछ करना होता तो ख़ुद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी हेलीकॉप्टर केस में चल रहा है, उन पे PTV हमला केस में भी मुकदमा है। इसी तरह कई दीगर मुकदमात भी उनके ख़िलाफ़ हैं। परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ भी NAB की इंक्वायरी हो रही है। जो अली अमीन गंडापुर है उस पे PTI के एक साबिक वज़ीर के भाई ने अपने भाई के कत्ल की FIR दर्ज करने की कोशिश दर्ज की है। तो वो तो मेरे ख़्याल में इनमें बहुत कम होंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इतने बड़े अखलाकी उसूलों पे ये लोग अमल पैरा होते तो बाबर अवान साहब पे वो इल्ज़ाम तो कोई नया नहीं था। ख़ुद बाबर अवान साहब ने इमरान खान साहब पे बनी गाला के हवाले से क्या इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने तो वो बातें भी की थी जान से कि जो हम नहीं कर सकते और TV पे आके। तो अगर अखलाकी बुनियाद पे करना होता तो उस मुलजिम बाबर अवान साहब को क्यों उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। और फिर उन केसेस में बनी गाला में कब्ज़े का इल्ज़ाम बाबर अवान ने लगाया था, बाबर अवान ही उनकी वकालत कर रहे हैं। इसी तरह जो ज़ाती मामला है उसमें भी वो उनकी वकालत कर रहे हैं। फिर आज़म स्वाति साहब का पहले हर किसी को पता था कि उन्होंने अमेरिका में फ़्रॉड किया था, इधर आके वो $1 मिलियन चेक का फ़्रॉड किया था। फिर पैसों की बुनियाद पे उसने निज़ामत ख़रीदी थी, फिर पैसों की बुनियाद पे उसने MMA में हॉर्स ट्रेडिंग की थी और सेनेटर बने थे। तो ये सब चीज़ें तो पता थी इमरान खान साहब को। तो उसके बाद उन्होंने उनको पार्टी का सदर क्यों बनाया, फिर सेनेटर क्यों बनाया और अब वज़ीर क्यों बनाया, और फिर जिस दिन सामने आ गया तो उस दिन उनसे इस्तीफ़ा ले लेते। शुक्रिया आपका सलीम साहब।